सो इस वीडियो में बच्चों पेज नंबर 94 पर पढ़ेंगे। और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियाँ टूट फूट कर विनष्ट हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति का विनाश उतना आसानी से नहीं किया जा सकता। एक मकान टूटकर गिर सकता है, लेकिन जो उसका ढांचा है वो हमारे मन मस्तिष्क में है, वो कभी नहीं टूटता। ठीक है बच्चों। सो इसे हम जो टूट गया मकान वो सभ्यता से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो उसका ढांचा बना हुआ जो एक डिज़ाइन हमारे मन मस्तिष्क में है वो हमारी संस्कृति है। उसका विनाश उतनी आसानी से नहीं हो सकता। हम हमेशा याद करेंगे कि भाई वो घर हमारा ऐसा था, यहाँ किचन था, वहाँ सिटिंग रूम था, यहाँ ऐसा था, ऐसी छत थी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे भी जा सकते हैं। क्यों? मकान बनाने के लिए आप सारी वस्तुओं को बटोरते हैं ना, सीमेंट चाहिए, ईंट चाहिए, मजदूर चाहिए, सब चीज़, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वो तुरंत नहीं आ सकती। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है या यक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द अपस्टार्ट है। ठीक है, सो अपस्टार्ट को लोग बुरा समझते हैं, और इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना या यक ऊंचे पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है, बल्कि इसलिए कि धनियों तथा ऊंचे ओहदे वालों की जो संस्कृति है वह तुरंत सीखी नहीं जा सकती। इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील ना हो जाए तो वह चिढ़ाने लायक हो जाता है। सो अपस्टार्ट एक चिढ़ाने वाला शब्द कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का है ना। सो जैसे कहते हैं कि बंदर को दी हल्दी और सारे घर में मल दी। सो अगर आप बंदर को जो कुछ ऐसी वस्तु पकड़ाएंगे जिसका उपयोग उसे नहीं आता, तो उसका नुकसान वो कर बैठेगा और हमारा भी नुकसान कर बैठेगा। सो यही बात है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। सो संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं जिसकी रचना 10, 20 या 150 वर्षों में की जा सकती है। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते, पीते, रहते, सहते, पढ़ते, लिखते, सोचते, समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते हैं, उन सभी कार्यों में उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। हम जो कुछ करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है बच्चों। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है बच्चों। ठीक है, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये लेसन आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, आप अंतर समझिए इन बातों में कि जो हमारी संस्कृति है वो हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, रोने हंसने, इवन हमारे बातचीत से भी हमारी संस्कृति का पता चलता है कि आप कितने व्यवहारिक हैं, आप कितने सज्जन हैं, आप कितने विनयशील हैं, आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, सो इससे इन सारी चीज़ से हमारी पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। असल में संस्कृति ज़िंदगी का एक तरीका है। ठीक है, और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं बच्चों, है ना। देखो, आप लोगों के घर के भी कोई न कोई तौर तरीके होंगे, कोई ना कोई नियम कानून होंगे जिसे तोड़ना यानी कि घर में झगड़ा पैदा करना। ठीक है, सो ये हमारी संस्कृति है बच्चों। ठीक है, इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। हम कहाँ पैदा हुए?
किस समाज में पैदा हुए? सो हम एक भारतीय हैं, हम भारतीय समाज में पैदा हुए हैं और हमारी संस्कृति मेहमान को भगवान मानना है ना, यानी कि इज्जत देना, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ये हमारी संस्कृति है बच्चों, ठीक है। लेकिन अब बच्चे भूलते जा रहे हैं सब चीज़, ठीक है। सो सभ्यता का विकास इतना हो गया कि वो सोचते हैं कि बस हमको मिला है जो वो किसी के पास था ही नहीं। अरे अगर था ही नहीं तो तुम आज इन शब्दों को पढ़ते? कितना पुराना ये लेसन आप पढ़ रहे हैं, कितनी पुरानी आप स्टडी कर रहे हैं, है ना। आइंस्टाइन आपका पैदा हो रखा, इस युग का पैदा हो रखा, लेकिन आप उसके फार्मूले अभी पढ़ते हैं। आर्यभट्ट, हाँ, सो आर्यभट्ट अभी के पैदा हुए हैं। गणित अभी 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 नए नए समझाए नहीं, सदियों बीत गई बच्चों, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, हमें अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि हम विदेशी, जो हमारी विदेशी संस्कृति है उसको हम अपनाते तो हैं, पर क्या पॉजिटिव वे में अपनाते हैं हम लोग? नहीं, हम सारी नकारात्मक चीज़ें अपनाते हैं। ये आजकल हमारे पास फ़ोन आ गए हैं। सो फ़ोन में आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं आप अपने परिवार के साथ बैठकर? बीच में आपके कई देवी देवता प्रकट होते हैं, है ना। किस प्रकार, किस अवस्था में? ये हमारी संस्कृति नहीं है बच्चों। हम अपने बच्चों को क्या देंगे, हम आगे की जनरेशन को क्या देंगे, ये हमारी संस्कृति पर निर्भर करता है। हमें किसी की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय हैं और हमारी भारतीय संस्कृति नंबर 1 संस्कृति है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति क्या करते हैं कि विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे यानी कि घेरे हुए है तथा जिसकी रचना नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, ठीक है। पेज नंबर 95। और जो संस्कृति की रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभव का हाथ है। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा ही पुनर्जन्म भी होता है, ठीक है। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं तब हम अचानक कह सकते हैं कि यह पूर्व जन्म का संस्कार है। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं आत्मा का गुण है, और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है। घर मकान सारी ये स्थूल वस्तुएं हम छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी अभी तक इतनी शताब्दियाँ बीत चुकी हैं, कोई भी मनुष्य इन सारी चीज़ों को नहीं लेकर गया, पृथ्वी को उठाकर नहीं लेकर गया, सोना चांदी उठाकर नहीं लेकर गया। वो सब यही है, स्थूल है, टिकी हुई है, ठीक है। तभी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। कैसे? आप स्वयं को ही कभी एनालाइज कीजिए कि घर में जो आपके चाचा हैं, चाची हैं, दादी हैं, दादा हैं या कोई भी रिश्तेदार या दोस्त हैं, उसकी कुछ बातें, उनका घर का कुछ माहौल आपको पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? संस्कृति के अनुसार, है ना। बहुत सारी बातें स्कूल में आपको कहा जाता है कि बच्चों ऐसे कपड़े ना पहन कर आएँ। एक स्कूल ड्रेस है, एक तरीका है, स्कूल में नियम है कि सारे बच्चे बराबर है, एक जैसा ही बच्चों को बनकर आना है। ये भी
भारतीय संस्कृति का है। अधिकतर विदेशों में बहुत कम है जहाँ ड्रेसेस वगैरह होती हैं, फ्री आते हैं बच्चे, लेकिन इसमें एकता का भावना की कमी हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत से नियम कानून होते हैं जो हम पसंद करते हैं। आप भी कभी कभी स्वयं भी, अगर आपको कहीं किसी बच्चे में कुछ अलग सा दिखता है, सो आप स्वयं भी कह देते हैं यार ये ऐसी ही है या ऐसा ही है ना। क्योंकि आप जिस परिवार में या आप जिस परिवेश में पले हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ इस तरीके का व्यवहार या इस तरीके की बातें नहीं है, सो जो आपकी पसंद के विपरीत है। तो बच्चों यही संस्कृति है ना। सो हम अपने छोटे भाई बहनों को कभी भी गलत शिक्षा देते हैं? नहीं। क्या हम अपने दोस्तों को कभी भी गलत शिक्षा देते हैं? नहीं। सो यही हमारी संस्कृति है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। आदिकाल से हमारे लिए जो काव्य दर्शन रचते आए हैं, अभी मैंने आपसे बात की है, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वे हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। आदिकाल से हम जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, पूजा करते आए हैं, मंदिर और मकान बनाते आए हैं, नाटक और अभिनय करते आए हैं, बर्तन और घर के दूसरे सामान बनाते आए हैं, कपड़े और जेवर पहनते आए हैं, शादी और श्राद्ध करते आए हैं एवं और त्योहार मनाते आए हैं, अथवा परिवार, पड़ोसी और संसार से दोस्ती या दुश्मनी का जो भी सुलूक करते आए हैं, वह सब हमारी संस्कृति का ही अंश है बच्चों। संस्कृति के उपकरण हमारे पुस्तकालय और संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम, नाटकशाला और सिनेमा गृह ही नहीं, बल्कि हमारे राजनीतिक और आर्थिक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, क्योंकि उन पर हमारी रुचि और चरित्र की छाप लगी होती है ना। हम अपना जो मंत्री भी है, हम अपनी रुचि से ही तो चुनाव करते हैं उसके, है ना। अब मोदी जी कैसे आए? बहुत सारे लोगों की रुचि उनके कार्य में और इन सारी चीज़ों में से उनका चुनाव किया। अब संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार अथवा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं, तब उनकी संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है। बेस्ट फ्रेंड के जो गुण होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। ठीक है, संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा है। और हमारे भारत का तो सभी देश लोहा मानते हैं बच्चों, यहाँ की संस्कृति ऐसी है। ठीक है, इसी प्रकार कोई जाति भी यह नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं है। हमारे इंडिया में तो इतने प्रकार की जातियां हैं और बहुत सारे जो जातियां हैं, धर्म है, उनका तौर तरीके, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना हम पसंद करते हैं। तो ये संस्कृति है बच्चों, ये गुण है। पेज नंबर 96। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती, उसमें सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता है ना। यदि तालाब है, ठीक है, तालाब का जल आप देखेंगे एक ही जगह इकट्ठा रहता है, उसमें कई प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन जिन जलाशयों के स्रोत खुले हैं, यानी कि वो बहते रहते हैं, वो कभी भी उसका जल दूषित नहीं होता। ठीक है, संस्कृति का भी यही है। ठीक है, संस्कृति यदि आप केवल लेना जानते हैं, ठीक है, आप दुर्गुणों को ही अपने जीवन में तवज्जो देते हैं, ठीक है, एक ना एक दिन उसका अंत भी हो जाएगा, दिवाला निकलेगा। लेकिन यदि आप अच्छे गुणों को
जैसे आपने अपने परिवार में सीखे हैं या भारतीय सभ्यता के विषय में आप ज्ञान रखते हैं और आप उसे अपने जीवन में लागू रहते हैं, सो आप सदा ही खुश और आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। और स्वयं की खुशी तो है ही है, लेकिन अन्य लोगों को भी आप खुशियाँ बांटेंगे बच्चों। और कमल के फूल खिलते हैं, जहाँ स्वच्छ जल लहराता है वहाँ पे कमल के फूल खिलते हैं, ध्यान रखिएगा। कूप मंडूकता यानी कि एक कुएं का मेंढक। कूप मंडूकता क्या है? कूप, कुआं, मंडूक, मेंढक, ठीक है। और ये ता भाववाचक संज्ञा हो गया। सो जो कुएं का मेंढक बने रहना और दुनिया से रूठ कर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है। आई एम द बेस्ट, ओके। मैं जो बोलता हूँ, करता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, मेरे जो रीति रिवाज हैं वो सबसे बढ़िया, चाहे दूसरे बंदे को पसंद आए ना आए। सो इसको कहेंगे हम कूप मंडूक। सो क्या होगा? सो ऐसा व्यक्ति संस्कृति को ले डूबता है। अक्सर देखा गया है कि जब हम एक भाषा में किसी अद्भुत कला को विकसित होते देखते हैं, तब तुरंत पास पड़ोस या संपर्क वाली दूसरी भाषा से हम उसके उत्स की खोज करने लगते हैं। पहले एक भाषा में शैली और किट्स पैदा होते हैं, तब दूसरी भाषा में रविंद्र उत्पन्न होते हैं। सो ये कुछ कविकारों और लेखक के नाम हैं बच्चों, विदेशी और भारतीय, ठीक है। सो ऐसे ही हम अपनी सभ्यता या संस्कृति की खोज करते हैं कि भाई हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, विदेश में भी हुए हैं। सो हम खोज करने लगते हैं। पहले एक देश में बुद्ध होते थे और दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता और ना मुगल कलम की चित्रकारी ही यहाँ पैदा हुई होती। अगर यूरोप से भारत का संपर्क नहीं हुआ होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता। देखिए, और राजा राम मोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी में से कोई भी सुधारक इस समय जन्म नहीं लेते जिस समय उनका जन्म हुआ। सो अगर ये बाकी संस्कृतियाँ भी हमारे देश में नहीं आती तो शायद ये जो लोग हैं जिनका नाम यहाँ पर आया है, शायद ये भी हमें इस तरीके का ज्ञान नहीं देते, है ना। जब भी दो जातियाँ मिलती हैं, उनके संपर्क या संघर्ष से जिंदगी की नई धारा फूट निकलती है, ठीक है, जिनका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति का ज्ञान है और इसी के सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। सो यहाँ पर बच्चों देखिए, अगर इस तरीके से अगर भारत में मैं अगर कहूँ कि कई प्रकार के धर्म और जातियों के लोग नहीं आते, है ना, तो ना तो दयानंद जी के उपदेश होते, ना विवेकानंद जी के उपदेश होते। अगर ब्रिटिश इंडिया को गुलाम बनाने ना आता तो कोई गांधी भी नहीं पैदा होता, ना कोई समाज सुधारक होता, ना कोई ऐसे देशभक्ति की भावना जागृत होती, है ना। सो यहाँ पर क्या है कि संघर्ष जब दो जातियाँ मिलती हैं, उनके संपर्क से क्या होता है, ज़िंदगी में संघर्ष, ठीक है, कि नई धारा फूट निकलती है और वो कुछ नया लेकर आता है ना। सो ये हम एक सकारात्मक तरीके से सोच सकते हैं, पॉजिटिवली हम सोच सकते हैं कि आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति का ज्ञान है और इसी के सहारे वह अपने आप को जिंदा रखती है, ठीक है। सो केवल चित्र और कविता और मूर्ति और मकान और पोशाक पर ही नहीं, संस्कृति का संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न हुए, उनकी आवाज़ दूसरे देशों में भी मिलते जुलते दार्शनिक और महात्माओं को जन्म देती है। बच्चों, समझ आए आपको ये बात? एक देश में जो धर्म खड़ा होता है वह दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत कुछ
दूसरे देशों के धर्मों को भी बहुत कुछ बदल देता है। यही नहीं बल्कि प्राचीन जगत में तो बहुत से ऐसे देवी देवता भी मिलते हैं जो कई जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा हुए। एक जाति का धार्मिक रिवाज, नेक्स्ट पेज नंबर 97। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति के रिवाज बन जाता है और एक देश की आदत दूसरे देश के लोगों की आदत में समा जाती है। अभी मैंने बात की थी ना फैशन की होड़, आदत में समा जाती है। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और वह जाति अधिक शक्तिशालिनी और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों, संस्कृतियों को अपने भीतर जज्ब करके यानी कि घोल के उन्हें पचाकर बड़े बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है, समन्वय, मिलावट या बदलाव को उत्पन्न किया है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार में सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ बची हुई हैं। भारत में अनेकता में बच्चों एकता है। कई धर्म और जाति के लोग इस देश में रहते हैं, है ना, और सभ्य हैं, सहनशील हैं, दयावान हैं। इसलिए हमारे जो देश की संस्कृति है बच्चों, उसे बहुत महान माना जाता है। और जो आप ये जनरेशन है, आप इस संस्कृति को संभाले रखेंगे, आने वाले जो जनरेशन है उसको भी इसका ज्ञान देंगे, है ना। ये पढ़ाई लिखाई में शब्दों को तो हम कोई सब लोग पढ़ सकते हैं, कक्षा 12 में आ गए आप लोग, लेकिन इन भावनाओं को, है ना, इन बातों को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना, दिस इज़ द थिंग। ये लेसन गायब हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे कुछ समय बाद, लेकिन इनमें की कुछ कुछ बातें आप हमेशा याद रखेंगे कि यस, हमने ऐसा पढ़ा था, हमारे टीचर हमें ऐसे पढ़ाते थे। बच्चों, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, मैं कहती हूँ आई लव माई इंडिया, और भारतीय संस्कृति जैसी संस्कृति हम कहीं और नहीं पा सकते। इवन आई एम अ क्रिश्चियन लेडी, है ना, इवन आई एम अ क्रिश्चियन लेडी, बट वो तो मेरा एक आत्मा है, लेकिन उस आत्मा के साथ जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखा समझा, मेरे आस पड़ोस ने, मेरे दोस्तों ने, वो कोई विदेशी नहीं थे, वो सब भारतीय हैं, है ना। आई प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई प्राउड ऑफ आवर कल्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।